बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बहुत ही लाभकारी मतलब चेतना को उत्कृष्ट बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके साधना लिखी है, जिसके लिए प्रोबेबली शायद जो हमारे अध्यात्म क्षेत्र के विद्यार्थी होते हैं, जो जैसे प्राचीन समय पे पूरा घर बार छोड़ करके ब्रह्मचर्य की साधना करके अपना कमंडल उठा करके लोग घर से चले जाते थे और पूरा जीवन उसमें लगा देते थे, तब शायद वो कुछ सीख पाते होंगे। उसको गुरुदेव ने इस पुस्तक में हम लोग के लिए ऐसे बिल्कुल एकदम हलवा बना के परोस दिया है एकदम। अब ये हमारे ऊपर है कि हम लाभ कितना उठा सकते हैं इसका। तो आज हम लोग ने पहले अभी तक हमने दो साधनाओं के बारे में पहले समझा, सोहम साधना और खेचरी मुद्रा। अब तीसरी जो है वो है शक्ति चालिनी मुद्रा। आइए आरंभ करने से पहले आज का स्वाध्याय सभी को पहले तो आज निर्जला एकादशी की और विगत दिन कल जो रही हमारी गायत्री जयंती, गंगा दशहरा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गुरुदेव की शक्तियां उनके असीम में जब वो मिल गए जा करके सीमित से असीम बन गए, उसका लाभ आज करोड़ों गायत्री परिवार के परिजन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को मानते हुए कि गुरुदेव से जुड़ पाए, ये भाव रखते हुए एक बार गायत्री मंत्र ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं में तीसरा स्थान शक्ति चालिनी मुद्रा का है। कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से प्रसुप्त कुंडलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। आपको कई बार अभी पिछली कक्षाओं में बताया गया कि 3.5 राउंड करके जो कुंडलिनी सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र, और आई होप जितने यहाँ पे लोग हैं सबको बेसिक चक्रों का ज्ञान तो होगा, नहीं तो एक बार रिवाइज करा देते हैं यहाँ पे शुरू करने से पहले। गुदा और योनि मार्ग के बीच में डीप ऑलमोस्ट 1 इंच डीप करके जो होता है वो होता है मूलाधार, जिसको हम कहते हैं रूट चक्र। और ये टेल बोन की बिल्कुल जो एंड होती है उस पे आप इसको फिजिकल बॉडी में ऐसे लोकेट कर सकते हैं। ये फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, जब हम फिजिकल बॉडी का डिसेक्शन करेंगे तो ये कोई चक्र नहीं मिलेंगे, पर ये सारे चक्र अलोंग द वर्टेब्रल कॉलम होते हैं सूक्ष्म शरीर में, मतलब इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो रेड कलर का होता है, 4 पेटल्स होते हैं इसके अंदर, वो अलग बात है, इस पे नहीं जाएंगे। और इसके ऊपर होता है सैक्रल चक्र। प्यूप, ये जो हमारा अम्बलाइकस होता है, नाभि, नाभि और मूलाधार के बीच में होता है सैक्रल चक्र, और इसको रिप्रोडक्टिव चक्र भी कहते हैं। इसे कहते हैं स्वादिष्टान, ये है स्वादिष्टान चक्र। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का होता है। इसके बाद ऑलमोस्ट नाभि के स्थान पे होता है मणिपूरक चक्र जो येलो कलर का होता है। उससे ऊपर हार्ट के लेवल पर बैक साइड में अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम, आगे नहीं पीछे, अनाहत चक्र ग्रीन कलर इसका होता है। फिर बीच में यहाँ ये जो हमारा गले का मिड पॉइंट है, यहाँ होता है विशुद्धि चक्र। उसके बाद सेंटर में आज्ञा चक्र और स्वादिष्ट, ये सहस्त्रार को हम चक्र में नहीं गिनते, इसीलिए षट चक्र कहा जाता है, क्योंकि बॉडी से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसे कहते हैं क्राउन चक्र। ठीक है, तो एक बेसिक हमने बता दिया जिससे आपको पता होना चाहिए कि मूलाधार में
कुंडलिनी सर्प के आकार की 3.5 राउंड लिए हुए सुप्त अवस्था में शक्ति है, एक शक्ति है जिसको जागृत करके क्या करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो अगर हम इसको मान लेते आत्मा की शक्ति सुप्त पड़ी है, उसको जागृत करना है, और सहस्त्रार पे हमारा बैठा है परमात्मा। तो जा करके जब वो वहां तक सभी चक्रों को भेदती हुई और जब वो फन फैला करके सहस्त्रार में जाकर के मिलेगी, तब हम कहेंगे कि ये हमारा आत्मा साक्षात्कार हो गया, मतलब ईश्वर जीव का परमात्मा से मिलन हो गया, ये आत्म साक्षात्कार हो गया। अभी वापस इसी पे आते हैं। शक्ति चालिनी मुद्रा इसीलिए है कि कुंडलिनी को जागृत किया जा सके, क्योंकि वो मूलाधार में स्थित है, और शक्ति चालिनी मुद्रा से हम मूलाधार को एक्टिवेट कर रहे हैं एक तरह से। कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से प्रसुप्त कुंडलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। उस महाशक्ति की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामी रहती है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए, गुरुदेव ने कहा नेचुरल टेंडेंसीज क्या है, नीचे गिरने की। इजी है ना, आपको ग्रेविटी खींच रही है, पानी आप डालेंगे तो नीचे गिरेगा, ऊपर की मंजिल पे भेजना है तो मोटर लगानी पड़ेगी। तो नेचुरल जो ये कुंडलिनी की जो एक वृत्ति है नॉर्मली, वो है नीचे गिरने की, और वो सारे काम भी हम ऐसे करते हैं। रति क्रिया में उसका स्खलन होता है सबसे ज्यादा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार ब्रह्मचर्य का महत्व दिया जाता है। 25 वर्ष तक युवा जो है वो ब्रह्मचर्य से रहे, गृहस्थ में रहे। तो अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन गृहस्थ में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए शक्ति को यू वेस्ट कर दे। प्राचीन समय में पति पत्नी मित्र की तरह रहते थे और केवल संतान उत्पत्ति की इच्छा से समीप आते थे, जो नेचुरल प्रकृति का नियम है, जिसको पशु पक्षी सब फॉलो करते हैं। केवल मनुष्य ने इसको मतलब कहना चाहिए कि इससे हटा, इस रूल को ब्रेक किया। और इसको रूल ब्रेक करने का नतीजा हम क्या देख रहे हैं, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और जो नैतिक मूल्यों में, जो हमारे अध्यात्म के मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, वो क्या है, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी गिर गई है। क्वांटिटी बहुत हो गई, बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है, क्वालिटी पुअर है। उसके अलावा जो नुकसान हो रहा है, वो कुंडलिनी की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, क्योंकि उसकी एक तो नेचुरल टेंडेंसी थी, आपने उसको बचाया नहीं, उसको बचाया नहीं, तो वो रति क्रिया में उसका स्खलन होता है। अच्छा, नॉर्मल भी जब शरीर के जो नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, शरीर की यात्रा चल रही है, उसमें मल मूत्र विसर्जन प्रक्रिया भी स्वभावतः अधोगामी है। और आप इसको मतलब इसको इससे समझिए, साइंटिफिकली मैं बताती हूँ आपको। डिफिकेशन में जब आप मल विसर्जन करते हैं, उसमें इतनी एनर्जी लगती है कि मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक्स आर एट द टाइम ऑफ आइदर डिफिकेशन और वाइल हैविंग सेक्स। ये सोचिए इसमें कितनी शक्ति तक इवॉल्व हो रही है कि अगर किसी का वीक हार्ट है तो हार्ट फेलियर या हार्ट का पंप ना कर पाना या हार्ट का अटैक हो जाना, मतलब कि इतना उसमें ब्लड सप्लाई की पुअर हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, हार्ट का ओवर वर्किंग हो जाना, मतलब दो मेन समय होते हैं उसके। इसीलिए बोलते हैं कि जब हार्ट का पेशेंट होता है कि आप हल्का खाना खाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मेन, उस समय आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट होती है इसके अंदर, वेस्ट होती है मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं होती, लगती है उसके अंदर। तो ये हम नॉर्मली नहीं ध्यान देते इसको। शुक्र का शरण भी इसी दिशा में, तो दो मेन जो एनर्जी के लॉस के, और वही उनका आउटलेट भी है। एनाटॉमिकल, शारीरिक दृष्टि से हम देखें तो जो एनाटॉमिकल मतलब जैसे हमारे ऑर्गन्स बने हैं, तो लॉस के जो सारे आउटलेट्स हैं वो नीचे ही है, वहीं उसी मूलाधार चक्र के पास ही है सारे आउटलेट्स। शुक्र का शरण भी इसी दिशा में होता है। इस प्रकार का यह सारा संस्थान अधोगामी प्रवृत्तियों में संलग्न रहता है, ठीक है। कुंडलिनी के जागरण और उत्थान के लिए इस क्षेत्र को ऊर्ध्वगामी
बनने का अभ्यास कराया जाता है। या मुझे एक पॉइंट और समझ में आ रहा है कि अध्यात्म में पुरुषों के अधोगामी होने की हर जगह, हर शास्त्र, ईश्वर, गुरु ज्यादा चिंता करता है ना। हर समय पुरुषों के लिए ज्यादा लिखा जाता है स्त्रियों की अपेक्षा। उसका कारण ये है क्योंकि स्पर्म लॉस, शुक्र का क्षरण पुरुष के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है कि नारियों में अधोगामी प्रवृत्तियां नहीं हो सकती हैं, पर ये यहाँ पे ईश्वर ने उसकी रक्षा करी है कि उनके अंदर कोई ऐसा मतलब जैसे कि मेल में इजैकुलेशन वाली प्रोसेस होती है, वो फीमेल में नहीं है एनाटॉमिकली। तो एज सच कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा उनका। उनका लॉस प्रवृत्ति के कारण हो सकता है या ओवर इंटेलिजेंस के कारण हो सकता है, लेकिन पुरुष को इस मामले में प्रकृति ने थोड़ा वीक बनाया है, नेचर वाइज भी। और एक ऐसा मतलब उनके साथ एक क्रिया जुड़ गई है, उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसीलिए पुरुषों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी जो शक्ति का लॉस, ये कुंडलिनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिसको गुरुदेव बार बार लिखते हैं, वो है नेत्रों से। नेत्रों से बहुत ज्यादा हमारी प्राण ऊर्जा चली जाती है। हम क्या देख रहे हैं उसका इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे बहुत पड़ता है। तो आगे पढ़ते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण और उत्थान के लिए इस क्षेत्र को ऊर्ध्वगामी बनाने का अभ्यास कराया जाता है, ताकि अभीष्ट उद्देश्य की सफलता में सहायता मिल सके। इसीलिए यहाँ वापस आ गए हम ब्रह्मचर्य पे। हम अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, है ना। हम कहीं पवित्र स्थान पे जाएं, तीर्थ स्थान पे इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ स्थान पे ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। और इसके मेरे पास ऐसे उदाहरण है, जो 2 कपल्स को मैं पर्सनली जानती हूँ, जो हनीमून मनाने के लिए गोमुख क्षेत्र में गए। गोमुख और उससे ऊपर नंदनवन गए। एक एक तो दोनों ही डॉक्टर्स हैं, और एक तो केवल एडवेंचर के तौर पर केवल गोमुख तक गए थे, वो तो आज बहुत बड़े हैं। और दूसरे जो थे वो ट्रैकिंग के बहुत शौकीन थे, वो नंदनवन तक गए। दोनों के जीवन में बच्चे को लेकर के समस्या आई, बिल्कुल सेम हिस्ट्री है। दोनों के संतान नहीं हुई आराम से, दोनों केसेस में आईवीएफ से बच्चे हुए। और जो बड़ा डॉक्टर कपल है, उनको तो उस समय इंग्लैंड में जा करके उनको आईवीएफ कराना पड़ा था, जब इंडिया में होता नहीं था। उसमें उनकी कार तक बिक गई थी। और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा कुछ महीने के बाद एस्पिरेट करने के बाद ईश्वर के पास चला गया, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने वो कराया। तो ये देखिए, ये इसका मतलब जो हाई एनर्जी क्षेत्र होते हैं, जहाँ ब्रह्म की शक्ति, चेतन शक्ति अधिक व्याप्त है। जैसे कहते हैं ना, तीर्थ में किया हुआ पुण्य भी अधिक प्रभावशाली होता है, और किया हुआ पाप कर्म भी अधिक दंड का कारक बनता है। तो ये मैं नहीं जज कर सकती कि वो दंड था कि प्रारब्ध था क्या, पर मैंने कोरिलेट किया जब मैंने दोनों चीजों को पढ़ा कि तीर्थ क्षेत्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो मैं देखती हूँ, जो बच्चे प्लान कर लेते हैं, हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, हम ये, उनको हमको डिस्करेज करना चाहिए। वी शुड नॉट, मतलब उनको नहीं, उनको बताना चाहिए कि ये उचित नहीं है आपके लिए, क्योंकि अभी हम संयम नहीं बता सकते उनको। वो अभी बियॉन्ड रीजन है। वो ऐसा साधक कोई कपिल हो तो उसको आप बता सकते हैं कि नहीं, अगर आप जा रहे हैं तो वहां संयम से रहिएगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको मना करना चाहिए कि ऐसे स्थान पर ना जाएं वो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। कुंडलिनी जागरण शक्ति के जागरण उत्थान के लिए इस क्षेत्र को उद्गामी बनाने का अभ्यास किया जाता है, ताकि अभीष्ट उद्देश्य की सफलता में सहायता मिल सके। गुदा मार्ग को ऊर्ध्वगामी अभ्यास कराने के लिए हठ योग वास्तविक क्रिया है। उसमें गुदा द्वार से जल को ऊपर खींचा जाता है, फिर संचित मल को बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया को वस्ती कहते हैं। इसी प्रकार मूत्र मार्ग से जल को ऊपर खींचने और फिर विसर्जित करने की क्रिया वज्रोली कहलाती है।
वस्ती और वज्रोली दोनों का ही उद्देश्य इन विसर्जन छिद्रों को अधोमुखी अभ्यासों के साथ ही ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना है। इन अभ्यासों से कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता मिलती है। यहाँ पे मैं निवेदन करूंगी आदरणीय महिमा दीदी का कि वो इस पर प्रकाश डाले, ये जो दोनों क्रियाएं यहाँ गुरुदेव ने बताई है। डॉक्टर साहब ये तो इमेजिनरी हो सकता है ना, कि जैसे वाटर को मतलब ऊपर को खींचना। लेट्स सी वो क्या बताती है ना। हम योग का पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद इमेजिनरी नहीं हो, ये इमेजिनरी नहीं, ये क्रिया होती है एक्चुअली। महिमा दीदी महिमा अपने दीदी। आप को अनम्यूट कर हाँ लीजिए, आपको होस्ट है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। एक्चुअली आज मेरी शाम की डिफिकल्टी से हुई। आप दीदी आपका म्यूट हो ऑडियो जा रही हैं, ऑटो बार बार आप ऑटो म्यूट हो म्यूट जा रही हैं। अनम्यूट हो रहा है, एक बार कंफर्म एक कर लीजिए। अभी एक ठीक है, सेकेंड। अभी ठीक है। नहीं नहीं, म्यूट एक्चुअली करती हैं, नेट तो ठीक लग रहा है। हाँ बोलिए। नहीं दीदी, एक्चुअली इंटरनेट का मेरा इशू है और वाईफाई से चल रहा है। मैं एक बार और इसको रिलोड कर लेती हूँ। दीदी फर्स्ट क्लास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है दीदी। वो म्यूट बार बार हो रहा था बस। जी, तो वस्ती क्रिया दीदी, वस्ती क्रिया की जो बात हो रही है यहाँ पर, तो ये षटकर्म में जो हमारी जब क्रियाएं, हम लोग जैसे मल शुद्धि या शरीर शुद्धि के माध्यम से जब हम योग में बढ़ते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया। ये करीब 2500 वर्ष पूर्व की बात यदि हम करें, महर्षि पतंजलि हमारे योग के पिता कहे जाते हैं। तो उन्होंने अष्टांग योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम। आसन बहुत छोटा, उसमें उन्होंने बस स्थिरम सुखम आसनम के माध्यम से, और जो डिटेल्ड हम 84 लाख आसन पढ़ते हैं या इतने सारे आसन, फिर उसमें षटकर्म आते हैं। षटकर्म में ही ये वस्ती आती है, जिसमें और भी बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि शंख प्रक्षालन। यहाँ वस्ती की बात हुई कि गुदा मार्ग से पानी को खींचकर, एनिमा को भी इसी का एक पार्ट, नेचुरोपैथी की और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो भी इसी षटकर्म में आती हैं। अच्छा। तो ये जो हठ योग आया, ये मान के चलिए 10th सेंचुरी के आसपास, मेरे मेरे ख्याल से ये आया था। हम्म। और ये जब मनुष्यता, कहना चाहिए कि थोड़े हमारे संकल्प क्षीण होने लग गए, कलयुग में हम्म। मनुष्यता थोड़ी कमजोर होने लग गई और चेतना का स्तर नीचे जाने लगा हमारा, तो जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया, उसकी सिद्धि बहुत मुश्किल हो गई थी तब। जैसे हमारे ऋषि हुए गोरक्षनाथ, और मत्स्येंद्र ऋषि थे हमारे, हाँ। घेरंड। तो उन्होंने हठयोग प्रदीपिका घेरंड संहिता हमें दी, और उसमें इन शरीर के माध्यम से कैसे हम योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करें, कैसे इन चक्रों को जगाकर उस परम स्थिति को प्राप्त करें शरीर के माध्यम से। तो हठयोग, हम लोग यहाँ शरीर जो आसन देखते हैं कि वो बस छोटी छोटी चीजों को और इसी को योग समझ लेते हैं, कि ये आसन कर लिया तो इससे ये फायदा हो गया, वो कर लिया तो उससे वो फायदा हो गया। और ये बहुत ही छोटा सा रूप है। हाँ। यहाँ आसन, हम भिन्न भिन्न आसन और साथ में ये षटकर्म की क्रियाएं जब हम करते हैं, तो जैसे जैसे शरीर में शुद्ध होता जाता है, जैसे वस्ती से हमारा नीचे का जो हमारा ये आते हैं, ये क्लियर हाँ। होती हैं हमारी, आंतों की सफाई हुई। फिर हम जैसे कुंजल करते हैं तो हाँ। हमारा आमाशय साफ होता है। और हम शंख प्रक्षालन जब करते हैं तो वो दोनों चीजों को कवर करता है। जैसे हम्म। लघु शंख प्रक्षालन है, दीर्घ शंख प्रक्षालन है, जो 6 महीने में या 1 साल में किया जाता है। तो उसमें, और जैसे अगर किसी ने पर्सनली, यहाँ जो कोई मौजूद है, अगर किसी ने इनमें से कोई भी क्रिया की हो, हम्म। तो उसने अनुभव किया होगा, जब हम ये क्रियाएं करते हैं और शरीर जब हमारा हल्का हो जाता है, तो खुद ब खुद जो हमारी चेतन तत्व है वो ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। जैसे जो नेचुरली। कुंडली शक्ति की आदरणीय दीदी बात कर रही हैं, कि जैसे हम जो गीत भी हमने लिया था स्वम साधना में, कि मेरुदंड में बंक नाल है, उल्टी गंग बहावे ओम। तो वही जो ग्रेविटी के विपरीत जो उल्टी गंग हाँ। बहानी है, वो ये जो वस्ती क्रिया है, या और भी हमारी षटकर्म की क्रियाएं हैं, ये शरीर के माध्यम से शरीर को शुद्ध करके, देखिए दो तरीके हैं, या तो हमारा इतना कंट्रोल हो कि हम यम नियम का पालन अच्छे से करके, यम नियम फिर आसन प्राणायाम करते करते स्टेप वाइज अष्टांग योग को धारण करें।
या फिर अब हम, क्योंकि उस चेतना हमारी इतनी अधोमुखी हो गई है, तो हम शरीर से शुरू करें। पहले शरीर को हल्का करें, शुद्ध करें, और इन सारे षटकर्मों से जब जैसे जैसे शरीर हमारा हल्का होने लगेगा, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण हमारा विकसित होने लगेगा, प्रभावी होने लगेगा। तो पर खुद यहाँ ब खुद पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ अपने सारे स्वाध्याय के पाठकों के लिए कि ये जो क्रियाएं हैं, ये प्रशिक्षित योग शिक्षक के आप गाइडेंस में ही करें। जैसे केचरी मुद्रा हमने पढ़ी, सोहम साधना गुरुदेव ने पहले ही कह दिया, यू डोंट नीड अ प्रत्यक्ष गुरु। आपको कोई गुरु के सामने बैठ के नहीं करना, जो डायरेक्शन गुरुदेव ने दिए हैं उस पर कर लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं। पर ये जो क्रियाएं हैं ये सिंपल नहीं है। और यहाँ मैं आगे पढ़ती हूँ, हो सकता है गुरुदेव ने लिखा हो, ये चूंकि उनको लिस्ट कंप्लीट करनी होगी कि भाई 5 उच्च स्तरीय साधना में शक्ति चालिनी मुद्रा आती है, इसलिए। लेकिन और भी जगह गुरुदेव ने अपने साहित्य में बार बार लिखा है कि हठ योग ना करें। आप कलयुगी शरीर ऐसे नहीं है कि वो हठ योग को सब लोग सह पाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी प्लीज इसको पढ़ लीजिए थ्योरी की तरह, लेकिन अपने स्तर पे इसको ट्राई मत करना प्लीज। किसी योग प्रशिक्षक के अंडर वो कराए, क्योंकि वो भी स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन जाओगे तो आपको वस्ती करा देगा, है ना। तो ये आप प्लीज इसको यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए, बाकी साधनाओं से ये भिन्न है जो हम ये थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू दीदी, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये हठ योग की क्रियाएं हैं, और खुद ही गुरुदेव कह रहे हैं इसमें, आगे देखिए। और ये हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है हठ योग के माध्यम से। लेकिन गुरुदेव आगे खुद ही लिख रहे हैं, वस्ती और ब्रजोली काफी कठिन है। हठ योग की साधनाएं सर्व सुलभ नहीं है, उन्हें विशेष मार्गदर्शन से विशेष व्यक्ति ही कर सकते हैं। मतलब मार्गदर्शन भी चाहिए विशेष का, और उसमें भी सेलेक्टिव व्यक्ति। सपोज आई एम 60 और अभी मैंने कोई बहुत ऐसा बहुत ही मतलब ऐसा योग, आसन प्राणायाम करना अलग चीज है, लेकिन मैंने ऐसा कोई योग नहीं प्रैक्टिस किया, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं फिट कैंडिडेट हूँ एक प्रशिक्षक के अंडर में भी कराने का। हो सकता है शनै शनै करने के बाद कर सकते हो, लेकिन वो सिलेक्शन गुरु करेगा, मतलब योग का गुरु। उन अभ्यासों में समय भी बहुत लगता है, और भूल होने पर संकट उत्पन्न होने का खतरा है। ये तो सिंपल प्राणायाम में भी आप समझ लीजिए, आप एक साधारण प्राणायाम कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने सांस लेने और निकालने के क्रम में कोई गड़बड़ी कर दी तो वो आपको नुकसान कर सकता है। और जितने आसन भी होते हैं वो यदि आप सांस के साथ करते हैं तभी वो इफेक्टिव होते हैं ज्यादा, क्योंकि कब सांस अंदर लेनी है कब निकालनी है, मतलब प्राण कैसे उस अंग अंग तक या उस चक्र तक पहुंचाना है। तो इसमें इसको आप समझ लीजिए। और आगे जो इसका सिंपल स्टेप है कि उसमें कैसे एड़ी लगा लेते हैं, वो आगे गुरुदेव बताएंगे। वो सब चीजें करी जा सकती हैं, या मूलबंध के कारण तरीके से बताया है वो करा जा सकता है, आगे बताएंगे गुरुदेव अभी इसमें। डॉक्टर साहब, आगे ऋचा बढ़ते दीदी हैं। ने हैंड रेस करा था बीच में, शायद कुछ कहना चाह रही थी। अभी ले लेते हैं, थोड़ा पढ़ ले, अभी थोड़ा सा इसे खत्म कर ले, थोड़ा सा आज छोटा सा ही हुआ है, ठीक है। फिर ले लेते हैं। उन अभ्यासों में समय भी बहुत लगता है, और भूल होने पर संकट उत्पन्न होने का खतरा भी रहता है। अस्तु सर्वजनीन सरलीकरण का ध्यान रखते हुए शक्ति चालिनी मुद्रा को उपयुक्त। तो पहले गुरुदेव ने कह दिया कि मतलब जो वस्ती और व्रजोली है वो कठिन है, हठ योग की मार्ग है, और वो सबके लिए नहीं है। विशिष्ट विशिष्ट निर्देश में विशिष्ट व्यक्ति उसको कर सकते हैं। तो शक्ति चालिनी को अभी गुरुदेव और सिंपल करके उसको बताएंगे, है ना। शक्ति चालिनी मुद्रा में गुदा और मूत्र संचालन का संकल्प बल के सहारे संकोचन कराया जाता है। संकोचन का तात्पर्य है उनकी बहिर्मुखी एवं अधोगामी आदत को अंतर्मुखी एवं ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। बहुत ही सिंपल है, गुदा और मूत्र मार्ग को आप संकोचन करिए, है ना, सिकोड़िए। उसके क्या होगा कि जो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज है वहां से एनर्जी लॉस की, वो ऊपर की ओर उठेगी। पहले तो उसका मतलब कंजर्वेशन होएगा, पहले तो बाहर निकलने से बचाया जाएगा,
और बाहर निकलने से जब बचेगी तो ऊपर की ओर चलेगी। ये अर्थ हुआ इसका। इसके लिए दोनों ही इंद्रियों का उनके सुविस्तृत क्षेत्र का संकोचन कराया जाता है। कभी कभी मुख से हवा खींची जाती है, पानी पिया जाता है, इसमें मुख को खींचने की क्रिया करनी पड़ती है। पिचकारी में पानी भरते समय ही ऐसा होता है। मल और मूत्र छिद्रों से ऐसी ही वायु खींचने का, छोड़ने का, खींचने छोड़ने का प्राणायाम जैसा अभ्यास करना संक्षेप में शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग है। खाली संकुचन नहीं करना है, संकुचन करना है, छोड़ना है, संकुचन करना है, छोड़ना है। अगर खाली संकुचन करा तो मूल बंद हो गया। लेकिन शक्ति चालनी मुद्रा में कॉन्ट्रैक्शन करना है और फिर छोड़ना है, रिलीज करना है। मेरे ख्याल से हाँ, ऋचा दीदी कुछ कह रही है, बताइए। नहीं दीदी, कुछ कहना नहीं है। हाँ, लेकिन बस एक प्रश्न था, आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे। चलिए ठीक है। इस प्रयोग का पूर्वार्ध मूल बंद कहलाता है। जो भी बात हुई ना, पूर्वार्ध मतलब मात्र संकोचन, मात्र कॉन्ट्रैक्शन किया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा के बैठा देते हैं थोड़ी देर मूल बंद में, तो ये संकोचन हो गया। जितनी देर मल मूत्र छिद्रों को सिकोड़ा जाता रहेगा उतनी देर मूल बंद की स्थिति मानी जाए। मतलब जब तक आप करते जाइए, साथ साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं इसको प्रैक्टिस करते जाइए कि गुदा और योनि मार्ग को, मूत्र मार्ग को संकुचित करिए थोड़ी देर। जितनी देर आप संकुचित करे हुए हैं उतनी देर समझ लीजिए मूल बंद लगा हुआ है। ये एक पार्ट है शक्ति चालिनी का, ये शक्ति चालिनी मुद्रा का एक पार्ट है, मतलब इनिशियल पार्ट है, ये पूर्वार्ध है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। मूल बंद में संकुचन करना, मल मूत्र छिद्रों को सिकोड़ना और उसी स्थिति में रहना, ये एक पक्ष, आधा अभ्यास है। इसमें पूर्णता, समग्रता तब आती है जब प्राणायाम की तरह खींचने छोड़ने के दोनों ही प्रयोजन होने लगे। जब प्राणायाम लेते हैं, सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, ये पूरी एक प्रोसेस होती है, फिर रोकते हैं। अब इसमें हमने अंदर सिकोड़ा, रोका, फिर छोड़ा, संकोचन विसर्जन, संकोचन विसर्जन का, खींचना ढीला करने का, खींचना ढीला करने का उभय पक्षी अभ्यास चल पड़े तो समझना चाहिए कि शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास हो रहा है। तो ये बहुत इजी है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बैठना ही है, आप कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको हम लोग विशेष करके गायनी एंड ऑब्स में इसको कीगल एक्सरसाइज की तरह बताया जाता है। और महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है। वो उसमें ये नहीं जानते, उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं जानते, वो केवल फिजिकल उसके बेनिफिट के लिए बताते हैं डॉक्टर्स। महिलाओं के लिए विशेष तौर से, जैसे कि अगर कीगल एक्सरसाइज करेंगे, जो बच्चियां प्रेग्नेंट है पहले से करती आएंगी तो उनकी वेजाइनल पेरिनियल मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, तो और प्रेगनेंसी में करेंगी तो डिलीवरी आसान होगी। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद करेंगी तो रिटर्न टू नॉर्मल, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो जो आउटलेट है वो लूज हो गया, मसल्स लूज हो गई, तो उसकी जो रिटर्न टू नॉर्मल है, जो प्री प्रेगनेंसी लेवल की अगर स्थिति लानी है तो यही एक्सरसाइज, सिकोड़ना, रोकना, छोड़ना। और इसको हम लोग नॉर्मली बताते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा की तरह नहीं बताते, कीगल एक्सरसाइज बताते हैं कि एक बार में 10-12 बार करना और दिन में कम से कम 3 सेट करने, समझ रहे हैं। और बुढ़ापे में और इम्पोर्टेंट है, जब माहवारी बंद हो जाती है, पोस्ट मीनोपॉजल विमेन है, उनको करेंगे तो क्या होगा, प्रोलैप्स नहीं होगा। एक कॉमन कंडीशन होती है 60, 65, 70, 80 तक की महिलाओं के देखने को मिलता है कि यूट्रस जो है ढीला होकर नीचे आ गया, बिल्कुल बाहर निकल आता है, और अपने साथ वो पेशाब की थैली को भी खींच लाता है, टट्टी के रास्ते को भी खींच लाता है। फिर क्या होता है, यूट्रस तो बाहर पड़ा ही है, उसमें जख्म बन गया, पेशाब के लिए जब बैठे तो थोड़ा पेशाब हुई और नहीं हो पाई, और जब वो हाथ से औरत उसको अंदर करती है, ब्लैडर ऊपर पोजीशन में जाता है, तब वो नॉर्मल पोजीशन में आता है, और तब जाकर के बाकी का रुका हुआ पेशाब हो पाता है। लेकिन ज्यादातर पेशाब पेशाब की थैली में इकट्ठा रहता है, क्योंकि पेशाब की थैली नीचे आ गई और पेशाब उसमें, जैसे एक कोई सड़ा हुआ पॉन्ड आप समझिए जिसमें थोड़ा पानी जमा है, ऐसे उसमें पेशाब सड़ता है,
और यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, सेप्टिसीमिया तक हो सकता है। उसमें अल्टीमेटली यूट्रस निकालना पड़ता है और पेशाब की थैली को अपनी जगह पे सिलना पड़ता है और टट्टी के रास्ते को भी मसल्स के द्वारा उसको क्लीन करके दबा करके उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। तो इसके लिए यही एक्सरसाइज बताई जाती है। हालांकि उसका आध्यात्मिक लाभ वो मॉडर्न साइंस में नहीं बताते। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना है ना। और किसी को कुछ कहना हो तो अलग बात है, अन्यथा अभी के लिए आज के लिए इतना है। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ये इसमें आगे